ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट। एक और चीज पहले देख लो, हिंट ले लो इसका। अगर ना हमने कल m निकालना सीखा है, s के लिए तो m होता है 0, है ना। p के लिए बता सकता है क्या क्या m की वैल्यूज आई थी? -l से लेके +l तक, तो p के लिए होता है 1, -1 से 0, 0 से +1, 3 आ गई थी। आज एक चीज और सीख लो, इसे ना नीचे ऐसे लिख लिया करो, पहले का -1 फिर 0 फिर +1। इट मींस अगर इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो m -1 माना जाएगा, इसमें है तो 0 माना जाएगा, इसमें है तो क्या माना जाएगा? +1, है ना। तो वो हम नीचे लिख लेते हो। ऐसे d वाले के लिए बताना कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। और वैल्यूज याद है किसी को d के लिए? हाँ, तो ऐसे नीचे लिख लिया। इट मींस आज एक चीज और आपको क्लियर हो गई भी, कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, उसके लिए आप यहां से m वैल्यू लिख के फिर लिख सकते हो। -2 लिखना है या जैसे इस पर्टिकुलर, यहां मेरी फिंगर है, यहां देखो, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसका m कितना लिखा जाएगा? -2। ऐसे बताया ही था, ऊपर है तो +1, नीचे है तो -1। अगर इस वाले में इलेक्ट्रॉन है तो -1, इसमें इलेक्ट्रॉन है तो 0, इसमें +1, इसमें +1। ठीक है, अब हम करके देखते हैं। क्वेश्चन देखना, बेरिलियम का 4th, तो मैंने बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s, 1s2 2s2, इसके नीचे लिख दिया 1s, ये लिख दिया। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन अगर कहता तो पहला किसमें भरा जाता? क्या आता? आपको कहता पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले के लिए बेरिलियम के फर्स्ट के लिए n, l, m और s बताओ, तो इसके लिए n कितना हो जाता? 1। समझ आ रहा है? l कितना हो जाता? 0, m 0, क्योंकि s के लिए 0 ही होता है। s ऊपर डाला है, +8 हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब ऐसे दूसरे के लिए पूछा जाता, सारा कुछ बता देते। 1s है, ये भी n1, l0, m0, लेकिन s नीचे चला गया माइनस। तो कल एक स्टेटमेंट लिखी थी पॉलीज रूल की भी, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम चारों क्वांटम नंबर नहीं रख सकते। वो भी क्लियर हो रहा है, एक ही ऑर्बिटल में 2 हैं लेकिन s तो अलग अलग है ही। तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा आएगा? तीसरा इसमें ऊपर या नीचे? तो अगर थर्ड के लिए पूछता तो मैं इसे मानता थर्ड। फोर्थ, तो आपको कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए, फोर्थ है। इसके लिए लिखो n कितना? 2s में है 2, l ये तो इसी से पता चलता है डेजिनेशन से। m हमने कल सीख लिया भी, ऐसे के लिए तो 0 ही होता है, आज से नीचे लिख लिया करो 0, है ना। तो इसका m कितना रहेगा? 0। s तो बताओ, ऊपर है तो प्लस, अब नीचे है तो क्या होगा? इसका हो जाएगा बेटा, समझ आ रहा है? एक और लिख के दो मुझे। 6th इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, इसके n, l, m और s लिखे। 6th इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, 6वां किसमें भरेगा? कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, और 6वां ही भरना है। 1s2, आगे बोल दो, 2s2, 4 हो गए, 2p2। मुझे लग रहा है भी 6वां इसमें आ जाएगा ना, 5वां और 6वां। 2p के 3 है, 3 के नीचे ये लिखना हमने सीख लिया, -1 0 +1। ठीक है, चेक करो 6वां इलेक्ट्रॉन कौन से बॉक्स में जाएगा? फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा या थर्ड में जाएगा? सेकंड बॉक्स में आएगा। तो पहले बॉक्स वाला तो मुझे चाहिए नहीं, ये तो 5वां है, मुझे ये वाला चाहिए 6वां। ये मिल गया।
इसके लिए बताओ n, ये है तो 2p देख के n 2 है, l 1 है, m 0 है, s ऊपर है तो प्लस हाफ, नीचे है तो माइनस। ठीक है, वैसे हम चारों क्वांटम नंबर किसी के भी लिख सकते। कर लोगे बेटा? एक और करोगे? लिखना 13th इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम, 13th लास्ट ही हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम, बस एक लास्ट ये लिख, इसका n l m और s पता कर लोगे। 13th इलेक्ट्रॉन, जल्दी आ जाओ। डन। n कितना है? l 1, m 1, वेरी गुड, सही है बेटा। बोल दो आंसर। n कितना है? l m s, ठीक है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, हमें ये वाला चाहिए 3p वाला, -1 0 +1, इसे अंडरलाइन कर लिया। इसे देख के बताओ, एक यहां पर आ गया है ना, n कितना है वो यहां से देख के बताना है, भी 3p है 3, l कितना है 1, दो चीजें यहां से देखो, m और s यहां से देखो डायग्राम से। m डायग्राम से क्या पता चल रहा है? -1, s भी डायग्राम से पता चलेगा, तो m और s डायग्राम से पता चलेगा, n और l बिना डायग्राम के। वही हमने दो लेक्चर अलग अलग लगाए थे, एक सिर्फ n और l सीखा था, कॉन्फ़िगरेशन लिखना, एवो रूल, ऑर्बिटल आ गया तो डायग्राम बनानी सीख ली। तो ऐसे चारों क्वांटम नंबर हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आगे एक छोटा सा टॉपिक और कर रहे हैं, फिर हम आज असाइनमेंट करेंगे। पहले क्वेश्चन सीखेंगे इसके कैसे होंगे क्वांटम नंबर के, है ना, क्योंकि थ्योरी हमने देख ली एक बार। लिखो, क्वेश्चन बना के लिख लो, what are diamagnetic and paramagnetic substances? नेम लिख रहा हूं मैं, स्पेलिंग देख लो। what are diamagnetic and paramagnetic substances? ये डाया और पायरा क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा लिख रहे हैं। पहला लिख लो डेफिनेशन, डायामैग्नेटिक क्या है? डायामैग्नेटिक हम कहते हैं ऐसे एटम्स को जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। डायामैग्नेटिक आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, या फिर थोड़ा कहीं लिखा हो वीकली रिपेल्ड, एक डिफरेंस कर लिया, भी अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं। तो अट्रैक्ट नहीं होते मींस वीक, रिपेल। लेकिन एक होते हैं पैरा, पैरा होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं, आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। ठीक है, दो तरह के एटम हैं, डायामैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं होते, या फिर लिखा जाए वीक रिपेल होते हैं। पैरा जो क्या होते हैं? वीक अट्रैक्ट होते हैं। अब ये करैक्टर कहां से आया, ये भी हमने कल ही पढ़ा है। क्या हमने कल ऐसे पढ़ा भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों अपनी स्पिन के राउंड ऑपोजिट घूमते हैं और एक मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा करते हैं। एक का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो दूसरे का क्या होगा? डाउनवर्ड। अब इसका मतलब ये हो गया, अभी अगर तो पेयर है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं,
फिर तो एक का नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, दूसरे का नॉर्थ नीचे है साउथ ऊपर है। मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं बेटे इसे फिजिक्स में, और इसे भी वो वेक्टर क्वांटिटी कहता है। और अगर दो अपोजिंग वेक्टर हो अपोजिट साइड तो वो क्या कर देते हैं, कैंसल, जिसकी वजह से ऊपर वाला मैग्नेटिक मूवमेंट और नीचे वाला कैंसल कर देंगे। नेट मैग्नेट की तरह ये बिहेव नहीं करेगा, कोई इसका मैग्नेटिक करैक्टर आता नहीं, कैंसिल कर देते हैं। एक का ऊपर गया नॉर्थ, दूसरे का क्या गया नीचे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जितना ऊपर उतना नीचे, ऑपोजिट हो गए तो कैंसिल हो गया। लेकिन अगर बेटा इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाए तो क्या कैंसिल हो पाएगा? अगर इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है फिर तो ये मैग्नेट की तरह काम कर गया ना, एक नॉर्थ है एक क्या है साउथ, तो ये क्या काम करेगा, इट विल बिहेव एज ए टाइनी मैग्नेट। और अगर मैग्नेट की तरह काम करेगा तो फिर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर मैं बाहर से नॉर्थ लेके आता हूं इसकी तरफ, ये ब्लैक वाला हिस्सा नॉर्थ है, नॉर्थ लेके आता हूं तो इसका कौन सा हिस्सा टच कर देगा, साउथ, अट्रैक्शन होने लग गई। इट मींस अगर कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो वो क्या बन जाएगा, पैरा, नहीं हुआ एब्सेंट हो गया, पेयर खत्म हो गए तो वो क्या हो गया, हो जाएगा बेटा। तो हमें सिर्फ इससे पता चल जाएगा डायामैग्नेटिक और पैरा। अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसे क्या कहते हैं, डाया। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो उसे क्या कहते हैं, पैरा। तो हमें ऐसे पता चल जाएगा, हो जाएगा बेटा ये पैरा। क्लियर है? सोचो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मान लो दो ऑर्बिटल हैं साथ साथ, दो ऑर्बिटल हैं साथ साथ, और इनकी स्पिन मैंने आपको स्पेशली बताई थी भी पहले स्पिन क्या भरेंगे, सेम। अगर सेम भरेंगे तो एक ऑर्बिटल ये है कि ये है, दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है ऊपर की तरफ, क्या इससे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा हमें? इधर भी नॉर्थ साउथ, इसका भी है इसका भी, और मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे तो एड अप हो जाएंगे बेटा, एड अप हो जाएंगे तो बताओ अट्रैक्शन पहले से डबल हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो फिर अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगी। तो जितने किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना ही वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, उतना ही उसमें पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या होगा, ज्यादा। क्लियर है? इट मीन जैसे जैसे अनपेयर्ड बढ़ते हैं वैसे उसका अट्रैक्ट होना क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसे फिजिक्स में एक टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे लिख लो, एक म्यू है वर्ड, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट हमें यह बताता है भी किसी में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना का अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना म्यू क्या होगा, ज्यादा। और ये तो एक फॉर्मूला याद रखना है हमें, तो n+2 दिया हुआ है, वेयर n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने अनपेयर्ड ज्यादा उतना ही मैग्नेटिक करैक्टर ज्यादा। उस मैग्नेटिक करैक्टर को एक मेजर करने के लिए एक वर्ड बनाया फिजिक्स में, एक क्वांटिटी कहते हैं इसे मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि एक आगे पढ़ोगे आप फिजिक्स में, जो कि सिर्फ एक मेजरमेंट है भी कोई ज्यादा अट्रैक्ट करता है या कोई कम अट्रैक्ट करता है। ठीक है? सोचो अगर अनपेयर्ड है ही नहीं, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, अगर अनपेयर्ड है ही तो यहाँ 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया तो सारी वैल्यू 0 हो गई, फिर डाया हो गया। अगर अनपेयर्ड है, 1 है 2 है 3 है तो म्यू बढ़ता जाएगा, वो यही है भी एड अप होते जाएंगे, एड अप होते जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, जा, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। निकाल लोगे ये, किसी का क्या दूं मैं तुम्हें, है ना? और पीछे इसके यूनिट्स लिख लो, यूनिट्स जो बीएम लिखना है आपने, बीएम बोहर ने अपना एक यूनिट बना के दिया जिसे कहते हैं बोहर मैग्नेटन। इसकी वैल्यू तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो कहता है इसकी वैल्यू में ना जाओ, जैसे हम जूल्स लिख लेते हैं, वो भी उसने अपनी वैल्यू बना के दी है ना, कि इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप जूल लिख लो। ऐसे सारे साइंटिस्ट के नाम ही है ना, जूल्स हैं, है ना, साइंटिस्ट था जूल जिसने एनर्जी का यूनिट दिया। ऐसे ही बोहर ने अपना एक यूनिट बना के दे दिया, भी तुम इसे बीएम बोहर मैग्नेटन लिख दो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है, मीटर सेंटीमीटर वो छोड़ दो हमें उसकी, क्योंकि केमिस्ट्री में जरूरत नहीं पड़ती, हमें तो बस ये करना है भी ज्यादा है या कम है, ज्यादा अट्रैक्ट होगा या कम अट्रैक्ट होगा, हमें बस इतना कंपैरिजन करना है। तो पीछे बीएम लिख दिया करो, बीएम का मतलब बोहर मैग्नेटन। हमें पूछे भी ये क्या लिखा है, हम कहेंगे यूनिट बताया इसने मैग्नेटिक मूवमेंट का, वो लिखा है हमने, तो बस इतना हो जाएगा बेटा। क्लियर है? जैसे देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कैसे बनेगा,
अब मुझे पता करके दो, फाइंड आउट इफ नाइट्रोजन इज डाया और पैरा, फाइंड आउट इफ नाइट्रोजन एन कॉन्फ़िगरेशन लिख के है ना, इज डाया और पैरा, also calculate its mu magnetic moment, also calculate its mu magnetic moment भी पता करके दो कितनी है। तो अगर अनपेड आते हैं तो तुम कह देना पैरा, नहीं आते तो डाया। तो ये तो मैं कल से आपको लिखवा रहा हूं, कल इसीलिए मैंने पहले से स्टार्ट करवा दिया था ना, कि हमने लिखना स्टार्ट कर दिया था ना कितने अनपेड हैं, यही रीजन था कि हमें जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन 7 है एटॉमिक नंबर, लिख के देखो 1s2 2s2 कैसे लिखेंगे और कितने अनपेड आते हैं। 3 आ रहे हैं, बेटा। तो क्या लिखें इसे, डाया या पैरा? डाया। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। देखने के लिए हमें डायग्राम बाहर वाले की बना लेनी है बस, वैलेंस शेल की। सेकंड शेल वैलेंस है, सिर्फ इसमें पता कर लो कितने अनपेड हैं, 3। तो हम कहेंगे तो पैरा है, काफी ज्यादा है पैरा। और म्यू कितना आ जाएगा, √3 + 2 कितना आ गया बेटा, ये √15 आ गया, √15। अगर ये 16 होता 4 आया था। आप इसे ऐसे करो 3.9 ले लो अप्रोक्स, हमने कुछ एक वैल्यू अप्रोक्स कर ली 3.9, ठीक है। अगर आपको ऐसे लगता ना भी आगे वाले का रूट आया था तो उससे बस 0.9 ले लो। क्लियर है? मैं रूट की वैल्यू लिख देता हूं, देखना क्या क्या हो सकता है। अगर n 1 आता है तो म्यू निकालना मैथमेटिकली क्या आएगा, 1 1 + 2 √3। ना लिखा हो बेटा तो क्या लिखा होगा, 1.7। ऐसे लिख ही लेते हैं हम सारी वैल्यू जो हमें मिलेंगी। अगर n 2 आता है तो तुम निकालो, पहले रूट में तुम निकाल दो। निपुण बताना बेटा, 2 आता तो कैसे भरेगा ब्रैकेट में, 2 कितना आ गया ये, √8। अगर 9 होता तो कितना होता, 3। हम क्या ले लेंगे इसे, 2.9। ठीक हो गया। 3 आता, करो 3 + 2 √15। 16 होता तो कितना होता, 4। तो इसे क्या ले लोगे, 3.9। ठीक है। 4 आता, 4 + 2 √24। क्या ले लेंगे, 5 आता तो 5. चेक करो हिंट कैसे मिल रहा है, ध्यान से देख लो। सिर्फ 1.73 याद कर लो, 1 है, अदरवाइज 2 के लिए 2.9 है, 3 अनपेड है तो 3.9 है, 4 अनपेड है तो 4.9 है, 5 अनपेड है तो 5. कर लोगे तो ऐसे याद हो जाएगा बेटा, याद हो जाएंगे ऐसे। क्यों लिखवाया मैंने एक मल्टीपल, देखो कैसे होगा, लिखो फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट of iron if its magnetic moment is 5.9। आंसर है आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, बोथ या नन। तो लिख के देखो क्या होगा आंसर। हाँ पता नहीं, पहले तुम आयरन लिखो 26, उसमें देखो अगर 5.9 है
तो बताओ कितने अनपेड है उसमें? 5। तो आपको 2 और 3 दोनों बना के देखने हैं, किसमें 5 अनपेड है, वो आपका आंसर होगा, है ना। लेकिन 2 और 3 बनाने के लिए आपको एक चीज और सिखाई थी कि पहले रीअरेंज करना होता है। कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4s2 3d6, उसे रीअरेंज करते थे, 3d6 पहले 4s2 बाद में, फिर 2 और 3 बनाओ, है ना। तो लिख के देखो आयरन 2 या 3 दोनों, और चेक करो कौन सा आंसर मैच हो रहा है। मेरा नाम क्या बेटा? स्मिथ। कर लिया? बता दे क्या है? बी आ रहा है। कोई मुझे आयरन 2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन बता दो, क्या आ रहा है? आर्गन 18, फिर 3d6, ये याद आ गया, 4s में से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। 3d6 को ड्रॉ करके देखते हैं। d6 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेड हैं? ये तो मैच नहीं हो रहा, इसमें तो अनपेड 4 आ रहे हैं। फिर एक और निकाल दो, एक और निकाल दें तो क्या रह जाएगा? 3d5। अगर 3d5 होगा तो ऑब्वियसली ये वाला निकल गया, लास्ट पे भरा था। कितने रह गए? 5। अब इसे अगर तुम मैथमेटिकली करने लगे आते 4.9 रूट लेके करें तो बहुत मुश्किल हो जाता, सीधा जाता तो इजी है कि 5.9 मीन्स 5, 4.9 मीन्स 4, 3.9 मीन्स 3, 2.9 मीन्स 2, 1.7 वाला 1, है ना। तो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर हम ऐसे निकाल, क्या लगता है हो जाएगा ये? एक और लिखो, म्यू फॉर वनेडियम एक्स पॉजिटिव इज 2.9, फाइंड आउट एक्स। ऑप्शंस हैं +2 है, +3 है, या फिर बोथ है, या फिर नन है। वनेडियम 23 होता है बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम, वनेडियम इज 23। तो आपको क्या करना है, वनेडियम 2 और 3 बना के देखने हैं जिससे आपका आंसर मैच हो रहा है। 2.9 का मुझे पता चल गया, अभी 2.9 का मतलब अनपेड कितने मांग रहा है? वो 2 अनपेड मांग रहा है ना, तो 2 अनपेड मांग रहा है। आ रही है वनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम। हाँ यस, 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव? 3 पॉजिटिव। तो वनेडियम हम लिखेंगे 4s2 3d3, ठीक है। अगर वनेडियम 2 पॉजिटिव कर दें तो ये गायब हो जाएंगे, क्या रह जाएगा? 3d3। 3d3 में कितने अनपेड रह गए? 3। लेकिन हमारे पास 3 आंसर तो है नहीं, हमारे पास कितने अनपेड चाहिए? 2। इनमें ये तो हो नहीं सकता। फिर आगे चलते हैं, 3 पॉजिटिव, 3d2 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, तो इसमें कितने अनपेड है? 2, है ना। तो ऐसे हमें रिडॉक्स रिएक्शन में भी फायदा हो जाता है इसका। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है हमने चैप्टर, कि किसी की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलती है। उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है फिजिक्स में, जिससे पता चल जाता है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इतनी है, उससे में आइडिया लग जाता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये होने वाला है, 2 होगा या 3 होगा, फेरस है या फेरिक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा बेनिफिट है। कर लोगे बेटा, ये भी हो जाएगा टॉपिक। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और लिख लो, क्वेश्चन बना के लिख लो वो भी। What is orbital angular momentum? What is orbital angular momentum and spin angular momentum? What is orbital angular momentum and spin angular momentum? ये थोड़ा फिजिक्स का टॉपिक दिया हुआ है इसने। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम
एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, आपने बोहर एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, किसको याद आ रहा है फॉर्मूला कि बोहर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था NH/2 पाई। वही बात है बेटा, वही एंगुलर मोमेंटम जो आपको समझाया था। एक होती है लीनियर MVR, एक होती है एंगुलर, है ना MVR। एक तो हम बोहर एंगुलर मोमेंटम पढ़ के आए हैं, बोहर्स एंगुलर मोमेंटम। तो इस चैप्टर में 3 एंगुलर मोमेंटम आ जाएंगे, मल्टीपल करते हुए थोड़ा ध्यान रखना। बोहर एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते थे? ये कहता है भी इलेक्ट्रॉन शेल में घूमता है, शेल में घूमते हुए उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करेगा? n पे। n बताता है नंबर ऑफ शेल। लेकिन आज हमें पता चला भी नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में घूमता है, शेल तो खत्म ही कर दिया। और ऑर्बिटल में भी 2 तरह घूमता है वो, एक तो ऐसे न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस है, इसके राउंड ऐसे चक्कर काटे जा रहा है, लेकिन एक और भी घूम रहा है, बताओ वो कैसे? स्पिन पे। तो भी मोमेंटम तो फिर स्पिन घूमने की वजह से होती है, इसका मतलब मोमेंटम भी 2 पैदा हो गए, एक तो ऑर्बिटल में घूम रहा है उसकी वजह से, एक अपने एक्सिस के राउंड घूम रहा है स्पिन की वजह से। तो फिर मुझे 2 बनाने पड़े मोमेंटम भी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ये ऑर्बिटल में घूम रहा है और ऑर्बिटल कौन सा है? ये तो L से पता चलता है ना, 0 है तो S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है। तो ऑर्बिटल कौन बताता है हमें? L। तो फिर इसकी वैल्यू भी L पे डिपेंड करेगी। उसने एक फॉर्मूला दिया हमें, वो कहता है इसका फॉर्मूला रहता है L+1 H/2 पाई। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ गई, किस पे डिपेंड करेगी? ऑर्बिटल पे। आपको ये बताना पड़ेगा भी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में घूमता है ना। ये सफिशिएंट नहीं है भी तीसरे शेल में घूम रहा है, नहीं। तुम ये बताओ भी 3s में घूम रहा है या 3p में घूम रहा है या 3d में, तो तुम्हें अलग अलग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगी। पहली बात समझ आ गई? उसका एक सिंपल फॉर्मूला है L कहां से पता चलेगा? S है तो 0, P है तो 1, D है तो 2। इस पे मैटर नहीं करता भी 3D है या 4D। वो कौन था? बोहर था, वो हमने खत्म ही कर दिया, 3-4 पे डिपेंड ही नहीं करता, है ना। लेकिन एक और है बेटा, आप कह रहे हो स्पिन, स्पिन भी घूमती है, और स्पिन घूमती है तो उसका फॉर्मूला रहता है S+1 रूट H/2 पाई। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और स्पिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज है, टोटल स्पिन की बात की जा रही है, क्योंकि वही है कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 आगे, एक ऊपर एक नीचे, प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर तो 0 ही हो गया। तो फिर टोटल स्पिन की बात की जा रही है। अगर टोटल स्पिन आपकी 0 हो गई, फिर तो यहाँ 0 भरेंगे, 0 ही आ जाएगा। हाँ, टोटल स्पिन कई बार अनपेड ज्यादा होते हैं एक से, एक ऑर्बिटल में 2 अनपेड है, 2 अनपेड है तो टोटल स्पिन कितनी हो गई? हाफ इसकी हाफ इसकी, 1 हो गई। अगर 3 अनपेड है तो 3 इंटू हो गई, 3/2। तो फिर टोटल स्पिन लिख लो, एक टोटल स्पिन होती है अनपेड इंटू 1/2। कितने का अनपेड है? टोटल स्पिन इज नंबर ऑफ अनपेड इंटू क्या है? हाफ। पेड तो हम मान के चलते हैं 0 ही हो गए, वो तो खत्म होगी उनकी वजह से। तो जो अनपेड रहेगी ना वो एडअप होते जाएंगे, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, वेक्टर क्वांटिटी है अभी बताया, एडअप होके टोटल स्पिन यहां भर के हम उसका क्या निकाल लेंगे? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कर लोगे बेटा? तो 3 तरह के मोमेंटम हो गए। लेकिन जब वर्ड देगा बोहर एंगुलर मोमेंटम, वो पुराना कॉन्सेप्ट था, वो तो सीधा शेल पे डिपेंड करता था। आज हमने पढ़ लिया भी नहीं तो ऑर्बिटल में घूमता है, तो ऑर्बिटल का अलग हो गया। लेकिन एक चीज और पता चली भी अपने एक्सिस के राउंड भी घूमता है, तो उससे क्या निकाल लिया? स्पिन। तो 3 तरह का हो जाएगा बेटा। एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे आएगा, नहीं तो माइंड में रहेगा क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन 3D में घूम रहा है, उसका वर्ड देख लो, बोहर नहीं पता करना, स्पिन नहीं पता करना, क्या पता करना है? ऑर्बिटल। तो आपको ऑर्बिटल पता करना है, ठीक है। H/2 पाई बोलना है पीछे, H/2 पाई जितना भी आता है। कौन बता रहा है फॉर्मूला? सेकंड वाला लगेगा। L बता दो कितना भरा जाएगा? 2, D है ना, हाँ, √6 आ। तो आंसर इज
L2 भर दें बेटा, 2 + 1 √3 h/2 कितना आ गया √6 h/2 को एक और नाम लिख लो, ऐसे h क्रॉस लिख देता है। ये जो लाइन लगी है ना, इसका मतलब है, इसका मीनिंग है भी h/2 ये वाला अलग से लिख लो, ऐसे कभी h/2 ना लिखा हो और यहाँ लाइन लगी हो, ये प्रिंटिंग एरर नहीं है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये क्वेश्चन है। h/2 को ऐसे लिखा जाता है, h क्रॉस, सिंबल्स बना रखे हैं, ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो ये टॉपिक समझ आ गया? फिर से देख लो, टर्म्स माइंड में आ रही है नहीं। डायामैग्नेटिक एटम क्या होगा? जो मैग्नेट की तरफ रिपेल होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। पता कैसे चलेगा? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जीरो हैं। पैरामैग्नेटिक एटम कौन सा होगा? अट्रैक्ट होगा। पता कैसे चलेगा? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ज्यादा अनपेयर्ड उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है म्यू, फॉर्मूला √N+2 BM एक यूनिट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कैलकुलेट करो, भरते जाओ, ठीक है। और लास्ट टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम तीन तरह का आ गया, वर्ड ध्यान से पढ़ना। बोहर एंगुलर मोमेंटम NH/2 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L+1 h/2 स्पिन एंगुलर मोमेंटम √S+1 h/2 तीन हो गए, ठीक है। उनमें से कौन सा निकालना है? मल्टीपल में मैटर कर लोगे बेटा? यहां तक क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में से करके देखते हैं। देखो शीट खोलो आपका। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक मिनट देना बेटा। जैसे देखो, पहले 10th क्वेश्चन करके दो मुझे भी, सब्जेक्टिव का 10th देखना करके हो जाएगा। फास्फोरस और मैग्नीशियम के लिए म्यू कैलकुलेट करना है। फास्फोरस एंड लिख लो बीच में, फास्फोरस है ये P एंड मैग्नीज, दो आंसर देने हैं आपको मुझे, फास्फोरस एंड मैग्नीज। पहले फास्फोरस का बताना है, फिर मैग्नीज। पहले फास्फोरस का बताना है, फिर मैग्नीज का बताना है। फास्फोरस, हरसिमरन कॉन्फ़िगरेशन बोल फास्फोरस की। वेरी गुड, 3s2 3p3, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। 3s2 तो पेयर हो गया। 3p में देखो कितने अनपेयर्ड हैं? 3 अनपेयर्ड हैं, तो n कितना भरोगे? निकाल दो फिर n3 भर के आंसर कितना? 3.9। हाँ 3 है तो सीधा ही था 3.9, वो मल्टीपल में यूज कर। चेक करो भी क्या 3.9 आ रहा है p के लिए। अब मैग्नीज का पता करो अगर इसका आ रहा है। मैग्नीज के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड पता करो, ठीक है। 5 आ रहे हैं बेटा मैग्नीज में, 3d5 चेक करो। अगर 5 आ रहे हैं तो रूट में भरो 5, 5 + 2 √35। √35 को मैंने 6 नहीं लिया, कितना लिया? 5.9। क्या दोनों आंसर हो जाएंगे? ठीक है, कर लोगे ऐसा कुछ? अब 5th पढ़ो। 5th, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम का वैलेंस देखो कौन सा होगा। पहले तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, उसे रीअरेंज करना पड़ेगा रुबिडियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 सर्कल करो। पहले 5th करना है हमने, पहले 5th करना है, फिर 8th करना है, 5th 8th, फिर हमने करना है 18। तीनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं, 5th 8th 18।
क्वांटम नंबर जो अभी आपको सिखाए हैं NLM वैसे क्वेश्चन। 37 के लिए बता दो मुझे कॉन्फ़िगरेशन कोई। क्रिप्टन 36 5s1 चेक करो भी, तो फिर तो 5s ही रह गया 1 बस। आउटर मोस्ट कौन सा है 5s1। 5s1 के लिए क्या ये याद आ गया, क्रिप्टन 36 5s1। 5s1 के लिए NLM S लिख के देखो। क्या मैच हो रहा है कोई आंसर? ए ऑप्शन। 5s के लिए N5 ठीक है। LS के लिए कितना है 0। M कितना होता है S के लिए 0। S ऊपर भरा है पहला इलेक्ट्रॉन तो प्लस हाफ। आ रहा है कहीं आंसर? ए आ जाएगा बेटा। ये ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन मुझे 8th लग रहा है, ट्राई करके देखो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 2s आना चाहिए। देखो कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा 8 के किया कैसे मान्यता? टू एस बन रहा है ना, 2s1 बन रहा है। 2s1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा। अब इसके लिए N हो गया 2, L हो गया 0, M हो गया 0, S प्लस हाफ हो गया। चेक करो क्या मैच हो रहे हैं। अब ये किसके लिए आएगा 2s1, हम लिथियम लिख के देखेंगे 1s2 2s1। तो ये तो 2s1 ऐसा केस तो लिथियम में हो जाएगा। बताओ अगर मैं यहां S हाफ कर देता माइनस का, फिर कौन सा हो जाता बेरिलियम, क्योंकि हाफ तो इसके बाद बढ़ता ना, फिर वो हम कहते भी 2s2 आया था। 2s2 किस में आता बेरिलियम। हो जाएगा ऐसे। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड का भी ध्यान रखना है, पहला इलेक्ट्रॉन अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड। 18 ट्राई करके देखो। सोडियम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन नियॉन 3s1। 3s1 के लिए N कितना है 3, L कितना है 0, M 0, S प्लस हाफ। हो जाएगा बेटा ये भी। अब इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं 17 पढ़ के देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे। 17 सी कहां से पता चल रहा है? दो सेम है। आंसर 18 का क्या दिया हुआ है हमें? 17 सॉरी 17 का क्या आंसर दिया है? सी दिया हुआ है। कौन सा सेम है बेटा? हाँ नहीं, ये देखना कैसे होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। हमें पता है देखो L की वैल्यू क्या होती है 0 से लेके n-1। इट मींस हमें पता है भी 0 से n-1 के बीच में आना चाहिए L। अगर इसे कहीं क्रॉस कर जाता है तो आपका L गलत होगा। ठीक है। ऐसे M की वैल्यू क्या होती है -L 0 और +L। अगर L के लिए M की वैल्यू ये वाली है, इनके इन बिटवीन है, फिर तो सही है। अगर कोई इससे बाहर जाती है तो गलत है। S की वैल्यू हमेशा ही प्लस हाफ या फिर माइनस। स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले ये देखो सबसे इजी क्या है S। हो सकता है कहीं S ही 0 लिखा है, S1 लिखा है, सीधा सीधा गलत। तो सबसे पहले क्या देखेंगे स्टेप 1 इज पहले S चेक करो। चेक S, ये प्लस हाफ या माइनस हाफ होना चाहिए। जिसमें ये प्लस हाफ माइनस हाफ नहीं है वो तो छोड़ दो, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। सबसे पहले S देख लो। S देखने के बाद स्टेप 2 है, फिर L देखो। L की वैल्यू 0 से लेके n-1 के बीच में आनी चाहिए। जैसे इसमें N कितना है A चेक करते हैं, A में N3 दिया है, तो मुझे पता चल गया भी L की वैल्यू 3 से 1 कम तक होएगी। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 0 1 2। तो चेक करो क्या A के लिए N के लिए L सही है? L कितना दिया 2, हम कहेंगे हाँ पॉसिबल।
जब L2 चेक कर लिया फिर हम M चेक करेंगे। M होगा L2 के लिए -2 -1 0 +1 +2, कोई भी हो सकता है। क्या ये मैच हो रहा है बेटा? M कितना आ रहा है -1, ये भी मैच हो रहा है। S -12 A का सही हो गया, हम कहेंगे A तो सही है। M 0 भी हो सकता है, ये भी। ऐसे फिर B चेक करो, ऐसे फिर C चेक करो, ऐसे करो, ठीक है। B चेक करो अब। B में N3 है, N3 है तो क्या L2 हो सकता है? 3 के लिए 2 तो 0 1 2 तीन वैल्यू होंगी, तो हम कहेंगे भी ठीक है L2 हो सकता है, पॉसिबल है। L2 के लिए M कितना दे रखा है? -2 हो सकता है? यस, क्योंकि -L से लेके +L तक है, हो सकता है। S -12 हो सकता है? फिर C चेक करो। C में N3 है तो क्या L3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि L की वैल्यू 0 से लेके 3 -1 0 1 एंड 2, तो फिर ये गलती निकल गई हमारी, C नहीं हो सकता, है ना। हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले S चेक कर लो, हो सकता है सिंपल क्वेश्चन हो, SC 0 हाफ कुछ ना लिखा हो, 1 2 लिखा हो, तो वो सीधा सीधा आंसर है। नहीं तो फिर हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है, पहले N के लिए L चेक करना है, फिर L के लिए M, कहीं एक स्टेप पे गलती होगी, ठीक है। तो ऐसे करना हो जाएगा बेटा। ये भी जैसे 10th क्वेश्चन है ऐसा ही है, सेम करके देख। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। सी आ रहा है? कहाँ गलती मिली? L के लिए M नहीं हो सकता ज्यादा, है ना। L तो लिखा 2 लेकिन M 3 लिख दिया, तो M की वैल्यू तो -2 से +2 के बीच में होनी चाहिए थी, तो यहाँ अंडरलाइन करके हम लिखेंगे भी ये गलत है ना। हो जाएगा। तो ऐसे इम्पॉसिबल अरेंजमेंट वाले हो जाएंगे क्वेश्चन। लास्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं, जैसे 15 पढ़ना। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी लेवल डेजिनेटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो ऐसे क्वेश्चन ना आप कोई अपनी तरफ से करके देख लिया करो। जैसे सेकंड शेल देखें, सेकंड शेल में n2 है, तो एक 2s होगा, एक 2p होगा। बॉक्स बनाना कितने होंगे टोटल? कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4। तो बताओ सेकंड शेल के लिए 4 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, क्या कोई 2 का स्क्वायर करके आ जाएंगे? तो देखना कोई आंसर बन जाएगा हमारा n²। तो लिख भी लो कॉपी पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। भूल गया तो ऐसे चेक करना है ना, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारे फॉर्मूले बनते रहेंगे, बेटर तो यही होता कि चेक कर लो। फिर भी लिख लो, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन शेल आर इक्वल टू किसके? n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन शेल आर इक्वल टू n², ठीक है। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन शेल, मैक्सिमम कर लो आगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन शेल आर इक्वल टू 2n²। ये बताओ कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसे कैसे आ गया? ऑर्बिटल तो निकाले थे n², ये मैंने 2 टाइम कर दिया, क्यों? एक ऑर्बिटल में कितने आते हैं? 2, तो जितने ऑर्बिटल है उससे डबल हो जाएंगे, है ना। तो दोनों फॉर्मूले ध्यान हो गए। n² है ऑर्बिटल्स, डबल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने आते हैं? 2 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल इक्वल टू 2l + 1। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या लिया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल 2l + 1। चेक करके देखते हैं s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। s में एक ऑर्बिटल है, यहां l भर के देखना, कितना भरोगे l? 0 + 1, क्या 1 आ रहा है? p के लिए हमें पता है कितने होते हैं? 3 बॉक्सेस बनाते हैं, ये हमें पता है। फॉर्मूला देखते हैं मैच होता है या नहीं। 2 इंटू कितना करेंगे l का? 1 + 1, कितना आ गया?
सही बैठ रहा है बेटा? एक और चेक कर दो, क्या डी के लिए सही आ रहा है? डी के लिए 5 होते हैं, हमें पता है बॉक्सेस। एल कितना भरोगे डी का? भर के देखो क्या फॉर्मूला सही बैठ रहा है। तो ये ऐसे भी चेक कर सकते हो, याद रह गया तो ठीक है, हम लिख लेते हैं फॉर्मूले, नहीं याद रहता तो कोई बड़ी इशू नहीं है, सेकंड या थर्ड शेल अपनी तरफ से लिख के देख लो भी कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है, ठीक है? तो ये सही हो जाएगा। अब फिर फोर्थ पॉइंट आप खुद बता दोगे, अगर मैं कहता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल, डबल हो जाते इसके, तो डबल कितने हो जाते हैं? 2 टाइम्स हो जाते हैं, हमें पता है 2l प्लस, क्योंकि ऑर्बिटल्स अगर 2l प्लस 1 है तो हमेशा ऑर्बिटल में डबल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो अलग से नहीं याद करना, इलेक्ट्रॉन ऐसे याद करना है भी ऑर्बिटल बता दो कितने हैं, उसका डबल करेंगे। n स्क्वायर थे तो n स्क्वायर का डबल, 2l प्लस 1 है तो इसका डबल, कितने आ जाएंगे? 4l प्लस 2। तो ऐसे 2-3 पॉइंट ये भी मल्टीपल के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है? हो जाएगा बेटा ये भी। बाकी मुझे लगता है तुम कर लोगे, कॉन्फ़िगरेशन है, 2p का डेजिग्नेशन है ना, एक बार घर पे जाके चेक करके देख लेना, कर लोगे? कल डाउट लेंगे इसके, ठीक है? जीआरबी निकाल लो, आज लेने डाउट, जीआरबी के आज तो करने हमने। हाँ जीआरबी के देखो एग्जांपल्स कर रहे हैं। देखो भी कोई डाउट है या नहीं है डाउट? हाँ जल्दी करो, फर्स्ट 10 में से बता दो। 20 हो गए थे? 20 से 30 के बीच में बताओ। 28। 20 से 30 के बीच में 21, 21, 25, 26, 28 और कोई 30 तक करें स्टार्ट। 21 देखो, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन। शिवम है तुम्हारा नाम? लाइमन बताना बेटा, लाइमन कौन से ऑर्बिट में आता है? इलेक्ट्रॉन n1 1 में आता है। अमनीत, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, तो कौन सी होएगी 1 के लिए मैक्सिमम? इन्फिनिटी टू 1। लिखो, ये तो हो गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कम एनर्जी, कम एनर्जी कौन सी हो गई? फिर से नई डायग्राम बना लो, 2 to, इसे लिखो लॉन्गेस्ट। क्या फॉर्मूला वेव नंबर वाला आता है? वेव नंबर क्या होता है? आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। बहुत बार बस ये होगा वेव नंबर नहीं लैम्डा पूछेगा, तो लैम्डा और वेव नंबर का रिलेशन क्या है? तो इसे हटा के क्या लिख दोगे? 1/λ। कर लोगे ऐसे, ये भी सॉल्व हो जाएगा फिर। तो इतना लिख लो, हिंट सफिशिएंट है, कैलकुलेशन तो दी हुई है उसने, आपने करके देखनी है, ठीक है? आगे देख लो, डायग्राम बना लो, ये लिख लो 25। तो जब तक दिमाग में चीज बैठती नहीं है तब तक करने का फायदा नहीं है ना। पेशेंस से करो, डायग्राम बना के कि हमें समझ आ गया, ये सीधा नहीं के पढ़ने लग गए कैलकुलेशन, पहले अपना करके देखो क्या आ रहा है, ठीक है? 25 वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज में गिवन है, लेकिन एन नहीं पता। तो बाल्मर में हमें पता भी आएगा तो सेकंड में ही आएगा, कहां से आ रहा है नहीं पता। चलो तो फिर से चेक करना, क्या 1/λ इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर हो जाएगा। ये लैम्डा आपको गिवन, आई थिंक कितना गिवन है देखना, 4341 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁸ करेंगे, यहां ध्यान रखो क्योंकि आर की वैल्यू सेंटीमीटर में भरते हैं हम।
तो यहाँ कई बार ये गलती हो जाती है, अंडरलाइन कर लो, ये सेंटीमीटर है तो ये मैंने सेंटीमीटर बनाए हैं, है ना, यहाँ ना तुम्हारा मिस्टेक हो। बाकी आप भर के देख लोगे ना, कैलकुलेशन कर लोगे, हिट एंड ट्रायल भी करके देख सकते हो, 3 भर लो, 4 भर लो। जब हमें मल्टीपल चॉइस होंगे फिर तो हम हिट एंड ट्रायल ही करके देखेंगे, 4 ही ऑप्शन होंगे मैक्सिमम, है ना। इसमें तुम करके देख लो, निकलता तो नहीं तो हिट एंड ट्रायल से करके देख लेना, 3 4 5 ऐसे भर के कुछ ना कुछ आ जाए। आगे देखना, 25th नोट कर लो, 26 is मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम अट्रैक्शन। क्या इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं बेटा? सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है वो क्या है? थ्रेशोल्ड। तो इसका मतलब हमें थ्रेशोल्ड पता करनी है ना, गिवन है 5.52 इंटू 10⁻19। लिख लो ये थ्रेशोल्ड है, ई नोट दिया हुआ है 5.52 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो इसे ई नोट समझ आ गया, ये सीधा नहीं लिखा थ्रेशोल्ड, डेफिनेशन लिख दी उसकी। नेक्स्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, लैम्डा कितनी है जो इस पे गिरी है, वो कितनी है? 360 एंगस्ट्रॉम, मींस इतने मीटर। बताओ ये फॉर्मूला ऐसे लग सकता है, ई नोट प्लस के ई, ये निकालनी है तो के ई कैसे निकलेगी? ई माइनस ई नोट, हाँ ई तुम अलग से निकाल लेना, कैसे? एच सी बाय लैम्डा। ई नोट हमें पता ही है तो यहाँ पहले निकाल लेंगे 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड लैम्डा। कर लोगे इसे पहले अलग से निकाल लेना, यहां भर लेना, ई नोट गिवन ही है, माइनस करना है आंसर, हो जाएगा बेटा। इसे अगर लैम्डा वाला अप्रोक्स अगर करना चाहो तो आप थोड़ा सा कर सकते हो। देखना 34 और 8 अगर कट जाते हैं तो कितने रह जाएंगे? 26। क्या मैं इसे 10 ले लूं? 6.6 इंटू 3, नहीं 20 ले लें, 19.8 आ रहा है, 20 ले लें इसे। अगर इसे 20 ले लें तो देखना 20 इंटू 10⁻26 है ना, डिवाइड क्या है? लैम्डा, या फिर 2 इंटू 10⁻25 डिवाइड लैम्डा। ऐसे बन गया फॉर्मूला एक, लिख लो अप्रॉक्स फॉर्मूला क्या बन गया? लैम्डा भरते जाओ कितना कितना है, लैम्डा भर के 10⁻25 ऐसे आंसर है। क्लियर है? आगे देख लो कौन सा क्वेश्चन है, 28। मैंने मल्टीपल में करवाया हुआ है पहले, अगर किसी को याद आ रहा है भी, हाँ किया था, असाइनमेंट में था सेम क्वेश्चन, आई थिंक वैल्यूज भी सेम थी, तो वो मुझे समझा सकता है कैसे हुआ था। अरे याद, तेरा डाउट है, किसको याद आ रहा है? 2 इक्वेशंस बनती थी, 2 इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस सेकंड करके आंसर आएगा। तो तुम कॉपी पे करो, 2 इक्वेशन बना के दो मुझे, एक में फ्रीक्वेंसी 2 इंटू समथिंग है, उसमें काइनेटिक एनर्जी x मान लो, दूसरे में काइनेटिक एनर्जी डबल है 2x मान लो, ऐसे 2 इक्वेशन लिख के दो। पहला h न्यू 1 इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के ई 1, दूसरा h न्यू 2, ई नोट सेम ही रहती है, के ई 2। चेक करो, जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी 2 इंटू समथिंग कितना है 10⁻16 है, तो काइनेटिक एनर्जी कह रहा है x है मान लो। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी 3.2 कर दी तो ऑब्वियसली ई नोट तो चेंज होगा नहीं, क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो ये 1 इक्वेशन है, ये 2 है, आपको मैथमेटिकली करना है, थोड़ा मैथ लगेगा इसमें। चेक करो क्या किसी तरह 2 इक्वेशन में से x निकल सकता है किसी तरह? कैसे करोगे? सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूं बेटा मैं? सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, करो सेकंड माइनस फर्स्ट,
ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का कट गए, 2x में से x गया, x इज इक्वल टू, ये माइनस h तो कॉमन रख लेते हैं, 10 पर भी कॉमन निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा 3.2 माइनस 2, h इंटू 10 पर 16 इंटू कितना 1.2 इज इक्वल टू x आ गया। ये x इसमें वैल्यू पुट कर लो, इसमें वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगी, ई नोट आ जाएगी, चेक करो आ जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे दो चीजें दी हो तो पहले पैरेलल लिख लिया करो, मैथ लगेगा, दो इक्वेशन बना के सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके या ऐड करके कुछ ना कुछ आपका आंसर निकल जाएगा, है ना, हो जाएगा बेटा। इसका मतलब कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगे तो क्या करना है, लाइन पढ़ के लिखते जाओ भी इससे मुझे क्या निकला है, एक फ्रीक्वेंसी पता है, एक काइनेटिक एनर्जी पता है, एक इक्वेशन बन गई, दूसरी फ्रीक्वेंसी पता है, दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों पैरेलल देखोगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा भी ऐसे हो सकता है, ठीक है, कर लोगे अभी, आगे चलो 30 तक देखो, कोई और है, 35 तक चेक करो, आगे करने थे हमने 40 तक, 40 उससे पहले कोई, 40 से पहले देखो, 40 देख लो, समझना बेटा, कोई क्वेश्चन नंबर 40 देखो भी, सीधा ही था, एक क्वेश्चन किया था हमने 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, बोहर, उसमें डी ब्रोगली ने एक बोहर का एंगुलर मोमेंटम बताया था, वो कहता है कि अगर बोहर मेरी बात मान ले तो मैं mv और nh/2 पाई निकाल दूंगा, तो वो कहता था भी एक शेल में इलेक्ट्रॉन अगर वेवी मोशन दिखाता है तो उसमें कितनी वेव्स हो सकती हैं, सीधा ही था इज इक्वल टू n, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, है ना, n क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, और n आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स कितनी होती हैं, जितना शेल है, सीधा ही लिखोगे आप, कोई इसमें जैसे सॉल्व किया की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो भी पहला शेल है तो एक वेव है, दूसरा शेल है तो दो वेव है, इसमें तीसरा शेल है तो तुम कहोगे थर्ड ऑर्बिट, मींस कितनी वेव्स हैं, 3 वेव्स, बस इतना लिखने के बाद सिर्फ इतना लिख दो, कोई हमें डेरिवेशन दिखाने की जरूरत, ठीक है, चेक करना, और देखो 42 तक कोई, हो गए सारे, तो आज का होमवर्क आपको मिल ही गया है ना, एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के 4 एग्जांपल रह गए हैं 48 तक, ये भी कर लोगे, एक बार न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लो 48 तक, ठीक है, कौन सा 68 तो अभी कहाँ आ गए हम, 68 तो अभी बेटा पढ़ने दो थोड़ा सा और, इसने बीच में शेप्स भी दे दी हैं, काफी कुछ दे दिया ना, अभी चल रहा है टॉपिक करवाने दो, फिर उसके बाद स्टार्ट करना, अभी नहीं स्टार्ट करो, कल कॉपी पे करके लेके आना बेटा, असाइनमेंट कॉपी लेके आओ क्लास में, ठीक है।